मूवी शुरू होती है और हम यूक्रेन में रहने वाले माइकोला, एक मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट को देखते हैं जो अपनी प्रेग्नेंट पत्नी नास्टिया के साथ एक छोटे से घर में रहता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। सुबह होने पर माइकोला अपनी पत्नी को गुड बाय कहता है और फिर अपनी साइकिल लेकर कॉलेज के लिए निकल जाता है, जिसके बाद नास्टिया यहाँ घर पर अकेली ही रह जाती है। माइकोला जब स्कूल पहुँचता है तब वो टीवी पर एक न्यूज देखता है जिसमें बताया जाता है कि आज रशियन आर्मी ने 100 से भी ज्यादा प्रोटेस्टर्स को मार दिया है, जिस वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और वो देश को छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। रशियन सेना यहाँ मौजूद लोगों को एक एक करके मार रही है क्योंकि वो पूरे यूक्रेन देश पर कब्जा करना चाहते हैं। इस न्यूज को देखने के बाद मिकोला बहुत ही परेशान हो जाता है और वो अपने क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए चला जाता है। वो बच्चों को एक एक चीज बड़े अच्छे से समझाता ताकि उन्हें सारी चीजें अच्छी से समझ में आ सके। इस क्लास में एक आइवन नाम का एक लड़का है जो बाकी स्टूडेंट्स से बहुत ही अलग है। वो माइकोला को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, इसीलिए उसे जब भी मौका मिला तो वो अपने टीचर को परेशान किया करता है, लेकिन माइकोला हमेशा ही उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। अब क्लास खत्म होने के बाद मिकोला अपने घर चला जाता है। अगले दिन माइकोला जब कॉलेज जा रहा था तब रास्ते में वो कुछ लोगों को बंदूक के साथ देखता है, लेकिन वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सीधा अपने कॉलेज जाता है। कॉलेज पहुंचने पर माइकोला काफी हैरान होता है क्योंकि पूरा का पूरा क्लास यहाँ पर खाली पड़ा है। यहाँ पर ना ही कोई टीचर है और ना ही कोई स्टूडेंट्स। माइकोला जब टीवी पर न्यूज देखता है तब उसे पता चलता है कि इनके पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है क्योंकि रशियन हर जगह पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज देखकर माइकोला जल्दी से वापस घर जाने लगता है। उसे याद आता है कि उसने अपने घर के पास कुछ लोग को देखा था जिनके हाथों में हथियार थे। मिकोला यह समझ जाता है कि जिन सिपाहियों को उसने रास्ते में देखा था वो रशियन सिपाही थे। ये सोचकर वो अपनी साइकिल को तेजी से चलाने लगता है। कुछ दूर से ही उसे अपनी पत्नी की चीखने की आवाज सुनाई देती है क्योंकि रशियन सिपाही उसकी पत्नी को पीट रहे थे। माइकोला अपनी पत्नी को बचाने के लिए आता है, लेकिन एक सिपाही बंदूक से मारकर उसे नीचे गिरा देता है। माइकोला सिपाहियों से भीख मांगता है कि वो उसकी पत्नी को ना मारे क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन सिपाही उसकी बात नहीं मानते। एक सिपाही घर के अंदर जाता है और वहां आग लगा देता है। घर जलाने के बाद दोनों रशियन सिपाही यहाँ से जाने लगते हैं। ये देखकर नास्टिया एक पत्थर उठाकर उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन सिपाही उसे गोली मार देते हैं, जिससे नास्टिया की मौके पर ही मौत हो जाती है। अपनी पत्नी की मौत से मिकोला एकदम टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ समय बाद यहाँ पर 2 यूक्रेनियन सिपाही आते हैं। वो दोनों यहाँ पर एक कब्र खोदते हैं, जिसके बाद माइकोला अपनी पत्नी की डेड बॉडी को यहाँ पर दफना देता है। अपनी पत्नी की मौत के बाद मिकोला की जिंदगी वीरान हो जाती है क्योंकि अब उसके पास ना ही रहने के लिए घर है और ना ही कोई फैमिली है। मिकोला को यह कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो अब क्या करे, इसीलिए वो यूक्रेन आर्मी के साथ चला जाता है। मिकोला कहता है कि मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूँ, इसलिए सिपाही उसे अपने सीनियर के पास ले जाते हैं। सीनियर को उस पर ट्रस्ट नहीं होता क्योंकि उसे लग रहा था है कि ये कोई जासूस है, लेकिन माइकोला सीनियर को विश्वास दिलाता है और कहता कि मेरा मकसद सेना में भर्ती होकर रशियन सिपाहियों को मारना और उन्हें अपने देश से बाहर निकालने का है। ये सुनकर सीनियर उसे एक मौका दे देता है और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। माइकोला एक आम इंसान था और उसे गन्स के बारे में कम जानकारी होती है, इसलिए ट्रेनिंग के दौरान उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक महिला उसे समझाती है कि कैसे एक बंदूक को असेंबल और डिसअसेंबल किया जाता है। यहाँ मौजूद सिपाहियों को लगता है कि माइकोला कभी भी एक अच्छा सिपाही नहीं बन पाएगा, लेकिन मिकोला खुद को साबित करने के लिए अपनी हार्ड ट्रेनिंग करता है। एक रात ट्रेनिंग करते समय माइकोला अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग मुझे मिकोला कहकर मत बुलाओ क्योंकि मेरा कोड नाम रेवन है। ये सुनकर एक सिपाही कहता है कि कोड नाम किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाता, बल्कि उसे कमाना पड़ता है। ये सभी ट्रेनिंग माइकोला के लिए एक चुनौती है, लेकिन अपना बदला लेने के लिए वो सभी नॉलेज और स्किल्स को बखूबी से सीखता है। एक दिन सीनियर सबको बताता है कि हमारे ग्रुप में बहुत ही कम स्नाइपर्स है, जबकि हमारे पास और भी ज्यादा स्नाइपर्स होने चाहिए। सीनियर यहाँ पूछता है कि तुम लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक स्नाइपर बनना चाहते हैं। ये सुनकर केवल कुछ लोग ही खड़े होते हैं। इन सब के साथ माइकोला भी खड़ा होता है क्योंकि वो भी एक स्नाइपर बनना चाहता था।
मिकोला को देख सीनियर उससे कहता है कि तुम स्नाइपर बनने के लिए अभी तैयार नहीं हो, क्योंकि तुम अभी ठीक से बंदूक को असेंबल और डिसअसेंबल भी नहीं कर पाते। ये सुनकर माइकोला कहता है कि मुझे खुद को साबित करने के लिए एक मौका चाहिए और मैं केवल 20 सेकंड में ये करके दिखाऊंगा। इसके बाद ऑफिसर एक AK-47 को टेबल पर रखता है। सबको हैरान करने के लिए पहले माइकोला अपने आंखों पर पट्टी बांधता है और फिर जल्दी जल्दी वो बंदूक को डिसअसेंबल करता है और उसके बाद उसे असेंबल कर देता है। ये सब करने में उसे केवल 16 सेकंड का समय लगा। माइकोला की गति देख यहाँ मौजूद सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं, क्योंकि ये लोग उसकी काबिलियत को समझ गए थे। अब माइकोला को स्नाइपर की ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग देते समय उसे बाकी लोगों से अलग एक पुरानी बंदूक दी जाती है। ये देख मिकोला उस गन को लेने से मना करता है, क्योंकि इसे भी वही गन चाहिए जो बाकी दूसरे लोगों को मिली है। लेकिन सीनियर उसे वो गन नहीं देता और कहता है कि अगर तुम्हें वो गन चाहिए तो तुम्हें खुद को साबित करना पड़ेगा। अब माइकोला के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए उसे जो भी मिलता है वो उसे अपना लेता है। ट्रेनिंग के दौरान सीनियर सभी से कहता है कि एक स्नाइपर के सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन वो अपने पोजीशन से जरा भी नहीं हिलता। इस चीज को साबित करने के लिए सीनियर एक एक सिपाही के पास गोलियां चलाते हैं और जो भी सिपाही हिलते उन्हें ट्रेनिंग से बाहर निकाल दिया जाता। लेकिन जब माइकोला के पास गोलियां चलाई जाती है तब वो जरा भी नहीं हिलता। इसके बाद दूसरी ट्रेनिंग में टारगेट को एक बार दिखाकर उसे छुपा लिया जाता है, जिसके बाद सिपाही को टारगेट को हिट करना था। लेकिन मिकोला ये करने में असफल रहता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके पास एक अच्छा हथियार नहीं है। अगली ट्रेनिंग में माइकोला लेफ्टिनेंट कर्नल को इम्प्रेस करता है, क्योंकि वो यहाँ बाकी सिपाहियों से पहले ही सॉल्व करके कर्नल को उसके सवाल का जवाब बता देता है। दरअसल माइकोला पहले एक मैथ का टीचर हुआ करता था, जिस वजह से वो किसी भी कैलकुलेशन को बड़े ही आसानी से क्रैक कर लेता है। कुछ दिनों के बाद सभी सिपाहियों का रिजल्ट आता है और स्नाइपर्स की ट्रेनिंग में अब माइकोला पास हो चुका है। एक दिन कर्नल माइकोला को जल्दी से अपना सामान पैक करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे एक ग्रुप के साथ एक चेक पोस्ट पर भेजा जाएगा जहां पर रसियन ने कब्जा किया हुआ है। यहाँ आकर सभी सिपाही अपनी पोजीशन ले लेते हैं और अपने अपने टारगेट्स पर निशाना लगाते हैं। वो अपने टारगेट्स को मारने ही वाले थे कि तभी इन्हें यहाँ एक कार दिखाई देती है जो चेक पोस्ट की तरफ जा रही थी। कार देख लेफ्टिनेंट कर्नल सिपाहियों को शूट करने से रोक देता है। रसियन सिपाही कार में बैठे कपल को बाहर आने के लिए कहते हैं और फिर उनका पासपोर्ट चेक करने लगते हैं। सब कुछ ठीक होने के बाद रसियन सिपाही कपल को जाने देते हैं, लेकिन वो उनका पासपोर्ट अपने पास ही रख लेते हैं। कपल जब अपना पासपोर्ट उनसे मांगता है तब सिपाही उन्हें पीटने लगते हैं। ये सारी चीजें देखकर लेफ्टिनेंट कर्नल ने अपने सिपाहियों को उन्हें शूट करने का आदेश दिया, जिसके बाद सारे रसियन सिपाही यहाँ पर मारे जाते हैं। इनका पहला मिशन कंप्लीट होने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल उन्हें बधाई देता है। इसके बाद जब सभी लोग वापस अपने बेस पर आते हैं तब माइकोला यहाँ अपने साथियों को ढूंढता है। एक सिपाही उसे बताता है कि उन्हें एक अलग मिशन पर भेजा गया है। कुछ समय बाद माइकोला को पता चलता है कि उसके कुछ साथी मारे गए हैं जिन्हें एक स्नाइपर ने मारा है। अगले दिन माइकोला को कुछ सिपाहियों के साथ दूसरे मिशन पर भेजा जाता है। यहाँ आकर वो सबसे पहले डायनामाइट बिछाते हैं और फिर एक जगह पर छुप जाते हैं। जब यहाँ रशियन सिपाही आ रहे थे तब माइकोला उनके साथ अपने एक स्टूडेंट आइवन को देखता है। आइवन वही स्टूडेंट है जो क्लास में माइकोला को परेशान किया करता था। रशियन सिपाही का पैर जब डायनामाइट के ऊपर पड़ता है तब वो ब्लास्ट हो जाते हैं, जिस वजह से सारे रसियन सिपाही यहाँ पर मारे जाते हैं। कर्नल मिकोला से कहता है कि तुम आइवन की मौत से उदास मत हो, क्योंकि रसियन सेना ज्वाइन करना उसकी अपनी च्वाइस थी। कैंप आकर सब लोग आराम कर रहे थे। कर्नल यहाँ अपनी फैमिली फोटो मिकोला को दिखाता है। वो कहता है कि मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन उन्हें मेरे काम के बारे में पता नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी जानती है कि मैं एक सिपाही हूँ। कर्नल जब माइकोला के पास एक क्रूसीफिक्स देखता है तब वो पूछता है कि क्या ये कोई ताबीज है। मिकोला बताता है कि ये क्रूसीफिक्स उसकी पत्नी ने इसे गिफ्ट किया था। अगले मिशन पर आकर सबसे पहले ये बॉर्डर पर एक गड्ढा खोदते हैं और स्नाइपर्स अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं। इन्हें जानकारी मिली है कि इस जगह से रसियन सिपाही जाने वाले हैं। इसी बीच हम रशियंस को देखते हैं जो इस जगह पर हमला करने के लिए तैयारी कर रहे थे। माइकोला यहाँ उसी आदमी को देखता है जिसने उसकी वाइफ को मारा था। वो कर्नल से उस आदमी के ऊपर गोली चलाने का आर्डर मांगता है, लेकिन कर्नल उसे ऐसा करने से मना करता है। मिकोला दोबारा कर्नल से आर्डर मांगता है, क्योंकि वो सिपाही उसके एकदम निशाने पर था। माइकोला ऐसा मौका बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो कर्नल की बात नहीं मानता और उस रसियन के ऊपर शूट कर देता है, जिस वजह से वो मारा जाता है। कर्नल मिकोला के ऊपर गुस्सा होता है क्योंकि उसने उनकी बात नहीं मानी। कर्नल बताता है कि इस जगह पर रशियंस का एक सबसे खतरनाक स्नाइपर सीरी छुपा हुआ है और वो हमें ढूंढ रहा है।
कर्नल सेरी को ढूंढ रहा था और कुछ ही समय में उसे उसकी लोकेशन मिल जाती है। कर्नल माइकोला को सेरी की लोकेशन बताता है। मिकोला उसे देख पाता कि उससे पहले ही सेरी कर्नल को मार देता है क्योंकि वो बहुत ही तेज था। मिकोला यहाँ समझ जाता है कि दुश्मन को इसके लोकेशन के बारे में पता चल गया है। रशियंस उन पर गोलीबारी करते हैं, इसलिए वो जल्दी से कर्नल की डेड बॉडी को उठाकर वहां से भागने लगता है। कुछ समय बाद वो दुश्मन के इलाके से निकल जाता है और सीधा अपने बेस पर आता है। माइकोला यहाँ कर्नल की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है क्योंकि उसने कर्नल की बात नहीं मानी थी। कर्नल ही एकमात्र ऐसा आदमी था जो हमेशा ही उसके ऊपर विश्वास करता था। मिकोला यहाँ उस स्नाइपर को मारने की कसम खाता है जिसने कर्नल को मारा है। मिकोला अकेले ही अपने एक मिशन पर निकल जाता है। वहां उसे 2 स्नाइपर्स दिखते हैं जिन्हें वो मार गिराता है, लेकिन यहाँ एक गोली मिकोला को भी लग गई थी। आराम करते समय माइकोला को ब्रिगेडियर जनरल का कॉल आता है। जनरल उससे कहता है कि अगर तुम रशियन स्नाइपर्स के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें हमारे कैंप में आना होगा। अब मिकोला अपना सारा जरूरी सामान लेता है और फिर उनके कैंप पर जाने के लिए निकल जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद माइकोला को रशियन स्नाइपर्स के बारे में और भी जानकारी दी जाती है। जनरल यहाँ सबको बताता है कि रशियंस के पास सेरी नाम का एक बहुत ही शातिर स्नाइपर है और उसने हमारे 6 सबसे बेहतरीन स्नाइपर्स को मार दिया है, इसलिए हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। और वो एक ऐसा स्नाइपर है जो अपनी पोजीशन बार बार नहीं बदलता क्योंकि उसकी अपनी एक पसंदीदा लोकेशन है जहां से वो हर समय अपना शिकार करता है। यहाँ मौजूद एक सिपाही कहता है कि हमें उसकी लोकेशन के चारों तरफ डायनामाइट बिछा देना चाहिए, लेकिन जनरल कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। और हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ये हमें माइकोला बताएगा। माइकोला कहता है कि ऐसा करना हमारे लिए खतरनाक होगा क्योंकि हम लोग अपने दुश्मन के इलाके में जाएंगे और जब तक हम वहां डायनामाइट लगाएंगे तब तक वहां मौजूद दुश्मन स्नाइपर्स हमें मार देंगे। ये सुनकर जनरल यहाँ एक दूसरा प्लान बनाता है। वो कहता है कि उस जगह पर हम 2 हिस्सों में अपने स्नाइपर्स को भेजेंगे। पहली टीम उन पर सामने से हमला करेगी, जिसके बाद दुश्मन स्नाइपर्स उसमें बिजी हो जाएंगे, जिसके बाद हमारी दूसरी टीम उन पर पीछे से हमला कर देगी और माइकोला मौका पाकर बिल्डिंग के अंदर जाएगा और वहां जाकर वो रशियन स्नाइपर सेरी को मार देगा। अब प्लान के मुताबिक सभी स्नाइपर्स अपनी अपनी पोजीशन पकड़ लेते हैं। माइकोला भी अपने पोजीशन पर आता है और यहाँ वो 2 रशियन स्नाइपर्स को मार देता है। उधर दूसरी टीम के स्नाइपर्स अपनी पोजीशन पर अड़े हुए थे और वो माइकोला के सिग्नल का इंतजार करते हैं। माइकोला जैसे ही उन्हें सिग्नल देता है वैसे ही वो लोग अपने दुश्मन को मार देते हैं। सेरी को यहाँ एहसास होता है कि बाहर से कोई भी उसका साथी रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी पोजीशन छोड़कर बाहर देखने के लिए जाता है। इसी बीच एक दूसरा रशियन स्नाइपर भी देखने के लिए बाहर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसके कम्युनिकेशन डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि यूक्रेनियन स्नाइपर्स उन पर घात लगाए हुए बैठी है। सेरी को यहाँ उसका एक साथी दिखाई देता है जिसे किसी ने गोली मार दी थी। ये देख सेरी जल्दी से अपने बैकअप टीम को बुलाता है, लेकिन टीम यहाँ आने के लिए 10 मिनट का समय मांगती है। ये सुनकर सेरी वापस अपने पोजीशन पर आता है और अपने दुश्मनों को खोजने लगता है। उसे अपने पास एक लकड़ी का क्रूसिफिक्स दिखाई देता है। सेरी यह कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही माइकोला उस पर ऊपर से हमला करता है। वो सेरी के गले में चाकू से कई बार हमला करके उसे मार देता है। उधर दूसरा स्नाइपर भी वापस अपने पोजीशन पर आ गया था। तभी यहाँ एक ग्रेनाइड ब्लास्ट होता है जिससे वो भी यहाँ पर मारा जाता है। रशियन बैकअप टीम जब सेरी को कॉल करती है तब सामने से माइकोला जवाब देता है। वो ट्रक ड्राइवर को मार देता है, जिसे देख सारे रशियन सिपाही ट्रक से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यूक्रेनियन स्नाइपर्स उन पर घात लगाए हुए बैठी थी। यूक्रेनियन स्नाइपर्स यहाँ सारे रशियन सिपाहियों को मार देते हैं। सबको खत्म करने के बाद मिकोला अपनी पत्नी की कब्र पर आता है क्योंकि इसने उन सबको मार दिया है जिसने इसकी पत्नी और कर्नल को मारा था। मिकोला कहता है कि अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है और अब मैं अपने देश की सेवा करूंगा। ये कहकर वो अपने अगले मिशन के लिए निकल जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।